1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 change 1 2 3 4 5 6 change 1 2 3 4 change 1 2 3 4 again start 1 2 देश की आजादी के जंग के वक्त बहुत सारे नारे लग रहे थे, उसमें एक नारा ये भी था, काम करो आराम हराम है। देख रहे हैं कितना कामयाब हो रहा है। और ये बात आज भी जिंदगी में तरक्की से लेकर सेहतमंद जिंदगी तक हर मामले में बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो जैसे ज्योत्सना और ईशा वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसे वर्कआउट रोजाना आपको करना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्कआउट तो रोजाना करना ही है और काम तो लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका है ना हुसैन, वो जरूर बदल गया है। अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ज्यादा काम होता है, जिसका लोगों की हेल्थ पर असर पड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए लोगों को जरूरत है हमारी तरह एक्स्ट्रा काम करने की, यानी योग एक्सरसाइज में रेगुलर पसीना बहाने की, क्योंकि जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे उतना ज्यादा बीमारियों से दूरी बनेगी। वरना लोगों में ने अपना लाइफस्टाइल जिस तरह से तहस नहस कर रखा है, उसको देखते हुए हर दूसरा रोग उन पर हमला करने को तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये आप जान लीजिए, तनाव, नींद की कमी, प्रोसेस फूड दिल दिमाग लिवर किडनी को डैमेज कर रहा है, पाचन तंत्र आपका खराब कर रहा है, बिगाड़ रहा है और आंतों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और गैस्ट्रोएसोफेगल की बीमारी बढ़ रही है। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस का खतरा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, और अनहेल्दी इंटेस्टाइन की वजह से इंसोमेनिया, सिर दर्द, स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल जैसी परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि कमजोर होती आंतों की वक्त पर पहचान कर लीजिए, ताकि किसी भी बीमारी को शुरुआत से ही पहले आप रोका जा सके। हालांकि अब ये सवाल है कि शरीर पर वीक इंटेस्टाइन के क्या लक्षण दिखते हैं। चलिए वो मैं जरा बताता हूं कि पेट में जब गैस बन रही हो, सूजन हो, कब्ज हो, थकान बहुत ज्यादा आपको लगती हो, बैड ब्रीथ, सांसों में बदबू जैसी दिक्कत अगर आपको दिखाई दे रही तो समझ जाए कि आपकी आंतें मुश्किल में हैं और ज़रूरत है उनकी सुरक्षा करने की, उनके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करने की। और वो सुरक्षा कवच तैयार कैसे होगा? ईशा जी उसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे पास हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे कि आंतों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, आंतों को सेहतमंद कैसे रखा जाएगा और उसके लिए रक्षा कवच कैसे तैयार किया जाएगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। स्वामी जी देखिए, मौसम बदल रहा, बड़ा अप डाउन चल रहा है आजकल, और इस बदलते मौसम का असर सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। और वैसे ही देश में स्वामी जी 100 में से 99 लोग जो हैं गैस से, एसिडिटी, इनडाइजेशन से परेशान हैं। और तभी तो आज का जो हमारा मिशन है स्वामी जी, लोगों के हाजमे को बिल्कुल परफेक्ट करवाना है। और योगाभ्यास के साथ साथ जरा ही समझाइए कि इस बदलते हुए मौसम में लोगों को अपने हाजमे का ख्याल कैसे रखना चाहिए। योगचर्या, आहारचर्या और दिनचर्या, इन 3 बातों पर मैं चाहूंगा सब विशेष ध्यान दें। जो शीर्षासन रोज करेंगे, देखो इसमें मूलभूत अनुभव लगा हुआ है, इतना जबरदस्त हाजमा रहता है, इससे ऊर्ध्व रेता बनता है, व्यक्ति मृत्युंजयी बनता है, चेहरे पर ओज तेज रहता है और दिन भर की एनर्जी हम स्टोर कर लेते हैं शीर्षासन में। तो जो शीर्षासन न कर सके कोई बात नहीं, वे दीवार के साथ इसको कर लें। इतना भी बैलेंस नहीं हो पाता है तो एक आसन जिसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हैं लोग, वह है हलासन, सर्वांगासन। इसमें ऐसे पहले निष्पन्न हो जाता है और इसमें फिर पीछे यूं पैर टिका देते हैं। तो इस स्थिति में एक विशेष बात कहना चाहूंगा, 1-2 मिनट ऐसे बने रहे। जब 1-2 मिनट ऐसे बने रहेंगे तो हाजमा एकदम दुरुस्त हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा लोगों को चैलेंजिंग लगता है। यूँ तो मयूरासन भी बहुत अच्छा होता है, कोई कर सके तो मयूरासन हो, मयूरी आसन हो, इसमें हाजमा ऐसा हो जाता है जिसको हम
लोक भाषा में कहते ना लक्कड़ पत्थर हजम। अब कोई ऐसे 1 मिनट में कर लेगा ना तो हाथ में बहुत जबरदस्त हो जाता है। सेम उत्थित पद्मासन है, अंगुलियों पर या हथेलियों पर ऐसे भार को संतुलित करके यूं थोड़ी देर के लिए उठा करके रख लेना, 1 मिनट ऐसे, इतना जबरदस्त आत्मा हो जाता है साहब। कड़ाके की भूख लगती है, खाया पिया सब हजम हो जाता है। और इतना भी ना कर सके तो वज्रासन या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, इसको कहते हैं मंडूकासन और योग मुद्रासन। वज्रासन में आगे झुकना मंडूकासन, पद्मासन में आगे झुकना योग मुद्रासन। तो एक तो योगचर्या, दिनचर्या, उसमें 2 से 5 मिनट एक आसन कर लिया, इतना भी न कर पाए तो कपालभाति कर लें। सुबह उठते ही जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लिया अथवा आंवला, एलोवेरा का जूस पी लिया। और सबसे बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ, एक अनार 100 बीमार सुबह सुबह थोड़ा सा अनार खा लें। डायरिया, उल्टी, दस्त, इंडाइजेशन। अब जैसे देखो, मैं रात को 1 बजे पहुंचा हूँ मुंबई, और मुंबई पहुंच करके फिर सुबह 4 बजे उठ गया, 3 ही घंटे सोया, लेकिन मेरा डाइजेशन तो एकदम दुरुस्त है। ये कभी कभी ऐसा होता है, रोज तो नहीं होता। मैं लाखों किलोमीटर घुमाओ, लेकिन मेरा एक बार भी पेट खराब नहीं हुआ, ना उल्टी, ना दस्त, ना डायरिया, फूड पॉइजनिंग तो हमको पता ही नहीं होता क्या है। तो ऐसा हमारा लीवर, ऐसी हमारी आंतें, पाचन तंत्र ऐसा दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि पानी के माध्यम से, खाने पीने के शाक सब्जियों फलों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से कुछ ऐसे अंदर अनवांटेड बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चले जाते हैं किसी न किसी रूप में, वो जाकर के हमारे हाजमे को खराब कर देते हैं। स्वामी जी, यदि हम योगचर्या को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे और अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हमने कई बार बताया है, या त्रिफला सप्ताह में 1 बार तो सबको ले लेना चाहिए। तो एक एक करके आप बीमारियों को लेंगे तो हम गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन, और इससे फिर त्रिदोषों का बैलेंस बिगड़ता है, इससे मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, फिर मोटापा होता है, फिर बीपी शुगर की प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि लंबे समय तक ये बीमारियां बनी रहे तो फिर स्किन की प्रॉब्लम होती है। मतलब सब कुछ इंटर रिलेटेड है, कैंसर तक हो जाता है मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, इससे पहले हुसैन अगला विषय आपके हवाले करें। आपने कहा कि डायरिया की, दस्त की, इंडाइजेशन की परेशानी ना हो उसके लिए क्या किया जाए, लेकिन अगर किसी को ये परेशानी हो गई है तो उसे कैसे रिलीफ मिलेगा? क्या इंस्टेंट रिलीफ का उपाय इन केसेस में? देखो, ये डायरिया के लिए बेस्ट है, हर घर में एक तो अनार कम से कम 1-2 जरूर होने चाहिए। अनार खाओ, डायरिया, उल्टी, दस्त एक साथ ठीक हो जाते हैं। हम ये जो हर बात के लिए स्वामी जी, माफी से 1 मिनट जरा सा सुनिए मेरी इससे बात। बचना पड़ेगा। किसी को लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बताओ, उल्टी हो रही, तो उस वक्त उसको अनार खिलाना है तो कितनी देर में रिलीफ मिलेगा? अनार खिलाते इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और थोड़ा सा ऐसे ये पैर दबाते, ये ऐसे दबाते, अपने हाथ से ऐसे दबा ले, ऐसे ऐसे, ये लो, ऐसे ये दबाते ही ऐसे ऐसे ऐसे। और कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, मैं तो कहता हूँ हर घर में होनी चाहिए। छोटे बच्चे को 2, बड़े को 4 गोली दे सकते, छोटी छोटी गोली होती है उसकी, एकदम मूंग से भी छोटी गोली होती है, मूंग की जो दाल होती है ना वैसी। तो कुटज, घनवटी 2 से 4 गोली, और कुटजारिष्ट, ये मेरा अनुभव है पिछले 50 सालों का, बचपन से अनुभव है आज तक का। आदमियों पर भी हम तो जैसे गोपालक रहे हैं, और मैंने तो बचपन से गो की सेवा की है, तो छोटे बछड़े को, बछड़ी को दस्त लग जाते थे, यही 2-4 गोली घनवटी कर कुटजारिष्ट पानी में घोल करके पिला देते थे, एकदम। अनार इसके लिए बेस्ट है। दही के अंदर जो है थोड़ा इसबगोल अथवा दही खिचड़ी, ये स्वामी जी, लोगों के बीच यही सारी बातें हैं कि आज तक मैंने कभी भी कोई दवाई नहीं खाई है उल्टी दस्त के लिए, कभी भगवान की कृपा से वैसे कभी डायरिया हुआ भी नहीं, लेकिन मैंने लाखों लोगों को
यही उपाय बता करके दुरुस्त किया मेरे भाई हुसैन जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को लगता है स्वामी जी कि अगर लूज मोशन अगर किसी को हो रहा है तो बहुत जल्द उसको कंट्रोल करने के लिए ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल जैसे सॉल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन आप बता रहे हैं अनार से भी फायदा मिलेगा फौरन, तो ये कमाल है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, लोगों ने ज्यादा इफेक्टिव है जी स्वामी जी, लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना खराब कर लिया है और उसकी वजह से उनकी जिंदगी एक तरह से तहस नहस है, लेकिन उनको एहसास भी नहीं है। तनाव है जिंदगी में बहुत सारा, नींद की कमी है, प्रोसेस फूड दिल दिमाग लिवर किडनी को डैमेज कर रहा है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी को। पाचन तंत्र बिगड़ रहा है, आंतों को नुकसान पहुंच रहा है। तो स्वामी जी सबसे पहले जरा आंतों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, आंतों के लिए जरा कुछ अभ्यास करवा दें। पहले तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये 2 कर लें। हो सके तो ये वक्रासन भी कर लें, क्योंकि अर्धमत्स्येंद्रासन भी लोगों से हो नहीं पाता है। वैसे तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन का एक अभ्यास क्रम तो मैं प्रतिदिन इसलिए दोहरा देता हूँ, ये पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, प्रोस्टेट के लिए और माता बहनों के मासिक धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी है। मंडूकासन से गोमुखासन तक का ये एक राउंड है, ये बड़ा जबरदस्त है। जो इतना भी ना कर पाए ना, तो जैसे गैस बनती है ऐसे करते ही गैस में रिलीफ हो, ऐसे नहीं तो लोग बहुत कष्ट पाते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी, जितने भी पाचन तंत्र के रोग हैं उसके लिए मंडूकासन से गोमुखासन तक का एक अभ्यास क्रम, ये जो ना कर पाए इतने भी आसन तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं बैठे बैठे। ये मैं कहता हूँ सिर्फ बैठ करके ऐसे ही कर लो, ऐसे कर, कुछ तो हिलो डुलो बैठे बैठे। तुम्हारा पेट का भी चक्का जाम हो रखा है और शरीर का भी। पैर खोल करके यो कर लिया तो फिर तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी का पूरा अभ्यास हो ही जाता है। देखो ये कितना अच्छा है ना, ऐसे ही कर लिया। जो इतना भी न कर पाए तो मैंने कहा वो ऐसे ही कर लीजिए, ये अभ्यास है। अब जैसे डायरिया हो गया और हाँ गैस कब्ज है, एसिडिटी है, सीधा असर हमारे इस आंतों और लीवर से है इसका। और उसको तंदुरुस्त बनाने के लिए सीधे लेट करके ये पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2 कर लिए। आंतें और लीवर इतने हेल्दी हो जाएंगे कि फिर पेट का तो कोई पाचन तंत्र का रोग हो ही नहीं सकता। तो ये अंगुलियां देखो ऐसे नीचे दबी, एडियन नितंब के ऊपर ऐसे लगी हुई। हम तो क्योंकि शरीर थोड़ा हल्का है, अब दिन से इतना ना हो पाए तो कम से कम ऐसे कर और इसमें 1 मिनट तक डटे रहे। लोग क्या करते, 10-20 सेकंड करते फिर छोड़ देते, नहीं 1-2 मिनट ऐसे लगातार। इसलिए आज मैं आसनों को धीरज के साथ सबसे कहना चाहता हूँ करें। और धैर्य तो धर्म का पहला लक्षण है। धृति क्षमा तमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोध तशकम धर्म लक्षण। जीवन में पेशेंस हर जगह चाहिए। और रामचरितमानस में जीवन के विजय के सूत्र बताए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने। वहां भी कहा सौरज धीरज इहिरथ चाका सत्यशील दृढ़ प्रजा कथा का। तो देखो धीरज के साथ आसन करने पड़ेंगे और फिर खाने के क्रम को भी ठीक करना पड़ेगा। खाने के क्रम में सबसे पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेब, अंकुरित आदि लें। पहले फलाहार, फिर पका हुआ आहार, पकवा आहार और अंत में मिष्टान्न, ऐसा। और चबा चबा करके खाना खाना। जैसे मैंने आपसे कहा ये कोई प्रदर्शन के लिए नहीं कह रहा हूं। आज 50 साल का तो मुझे याद है भगवत कृपा से एक बार भी कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं तो रोज सुबह कई घंटे तो लाइव रहता हूँ, सब आस्था इंडिया टीवी से लेकर के। तो एक बार भी मुझे यदि डायरिया होगा तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा, दस्त लगेगा, उल्टी लगेगी। तो लेकिन ये सब उपद्रव हुए ही नहीं, क्योंकि मैंने एक दिन भी अपनी योगचर्या, अपनी दिनचर्या और अपनी आहारचर्या का अतिक्रमण नहीं किया। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन धीरज के साथ 1-2 मिनट ऐसे कर लेंगे तो ये पेट का जबरदस्त इंतजाम हो गया।
योग नहीं छोड़ा और योग का जो काला धागा स्वामी जी वो आपने अपने बांध रखा है, बार बार होते हैं। इस वजह से नजर भी नहीं लगा सकता कोई आपको, वरना रोज आप जब बता रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती होंगी। 50 वर्षों में कभी पेट नहीं खराब हुआ, ये कमाल है स्वामी जी। लेकिन हिलने डुलने की जो बात आप कह रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है, लोग जरा सा हिले डुले मेहनत करें। लेकिन लूज मोशन के वक्त स्वामी जी लोगों को बड़ा डर लग रहा होता है, उस टाइम थोड़ा सा हिलने डुलने में डर लगता है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, आंतें कमजोर होने पर कौन कौन से घातक रोग हो सकते हैं इस पर भी बात हम करेंगे। लेकिन जरा बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी इंटेस्टाइन कमजोर है, वीक है। तो आंतें कमजोर होने का क्या लक्षण होता है स्वामी जी, जिससे पता चल सके भाई इंटेस्टाइन पे काम करने की जरूरत है? आंतें कमजोर होने का एक लक्षण, ये काफ पिंडली दुखती है। जिन लोगों की भी पिंडलियां दुखती है तो समझ लो उनकी आंतें कमजोर है, उनका लीवर कमजोर है। दूसरा, लैट्रिन बंद करके नहीं आती, या तो पूरा मल सूख जाता है या तो मतलब मल बंधा हुआ नहीं आता है, बहुत गैस विंड पास होती है। अगली बात, खाया पिया हजम नहीं होता तो शरीर में ताकत भी नहीं रहती, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन कम, ये नाभि के लिए धर्म के लिए दो है, एक है नाभि ये और एक है कोड़ी। इन दोनों को ठीक करने के लिए एक तो ये पादांशनासा स्पर्शासन 1 मिनट, 1 मिनट का कालखंड है इसका समय, टाइमिंग। मैं कहता हूँ राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ किया हुआ योग पूरा फलीभूत होगा। तो 1 मिनट में ये 1 मिनट ये सेतु बंद। और यदि किसी ने उत्तान पादासन कर लिया तो नाभि और कोड़ी दोनों अपने आप ठीक हो जाएगी। खैर, तो अब जो आपने पूछा उसको वापस आगे दोहरा रहा हूँ। तो जब आंतें कमजोर होंगी तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, हीमोग्लोबिन आदि की कमी होने लगती है। तो ये भी ये हाथों की एक्सरसाइज, हाथों को तंदुरुस्त करने की। तो पिंडली दुखेंगी, भूख कम लगेगी, खाया पिया हजम नहीं होगा, या तो पेट ज्यादा साफ होगा, वो कोलाइटिस, या तो कब्ज। ये सब चीजें जब आप 2 बार खाना खाते हैं तो कम से कम 1 बार तो आपको फ्रेश होना चाहिए। वैसे 2 बार खाने वालों को 2 बार, हमारी तरह से जो 1 बार खाने वाले हैं तो 1 ही बार टॉयलेट जाएंगे, बार कैसे जाए? तो कभी नहीं पूछा, ये तो आउटपुट कैसे हुआ? तो जो मेरी तरह से एक आहारी है, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। तो देखो, कम से कम 1 से 2 बार टॉयलेट के लिए, शौच के लिए सभी को जाना चाहिए। और उसमें टॉयलेट तुरंत हो जानी चाहिए, उसमें बल नहीं लगाना चाहिए। हाँ, बल लगाने से धातु क्षय भी होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। और एक बहन तो अभी मैं परसों एयरपोर्ट के ऊपर था तो मुझसे कहने लगे, स्वामी जी लैट्रिन में जरा सा जोर लगा देते तो चक्कर आ जाते, ये हालत बन जाते। तो ये कुछ लोग लैट्रिन में बहुत जोर लगा दे कि जो है लैट्रिन निकल आएगी, लेकिन ये सब भी बहुत गड़बड़ घोटाला। तो आंतें कमजोर होती हैं तो ये दोनों ही चीजें होती हैं। तो चलिए स्वामी जी, आज सबकी आंतें मजबूत होंगी, जोर लगाते हैं और उससे उनका बल का क्षय कर, और सारी जो व्यवस्था है वो वैसी होगी जैसी आप कह रहे हैं। स्वामी जी, जरा आंतें अगर किसी के कमजोर हो जाएं तो फिर कई तरह के ऑटो इम्यून डिजीज हो जाने का खतरा रहता है, जिनमें रोमेटाइड आर्थराइटिस का भी एक नाम आता है। तो स्वामी जी, आंतों की कमजोरी हड्डियों पर कैसे हमला करने की जिम्मेदार हो सकती है? ये क्या कनेक्शन है और फिर इससे निपटा कैसे जाए? तो देखो एक बात बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। आंतें कमजोर हुई तो अभी जैसे मैंने कहा, शरीर को पोषण पूरा नहीं मिलेगा। और जब शरीर को पोषण पूरा नहीं मिला, शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स और यहाँ तक कि फैट, इन सब का अवशोषण नहीं हुआ। जब आहार आंतों में जाता है ना, तो फल को पचने में 2 घंटा और थोड़ा मध्यम कोटि का आहार है तो 4 घंटा
और किसी ने भाई बहुत ही ज़्यादा खा लिया है तो 6 घंटा पचने में लगता है, और उसके बाद कम से कम 6 घंटा पेट खाली रहना चाहिए। तो अब जब आपका पेट गड़बड़ होता है, आंतें गड़बड़ होती हैं, आंतें लीवर कमज़ोर होता है, तो आपके शरीर को पोषण पूरा नहीं मिल पाता। उसका सबसे पहला बुरा असर हड्डियों पर ही पड़ता है। तो यदि आपका पाचन अच्छा होगा, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई महंगी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं, दाल रोटी सब्जी, और उसमें भी जो भी सीजनल शाक सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, और इतना भी ना मिले तो भाई दूध दही और कम से कम एक सब्जी, इतना भी सबको मिल जाए, या कोई दाल मिल जाए एक, उतने से ही गुजारा हो जाता है। ये मेरा अनुभव है पिछले 50 वर्षों का। और किसी ने बाजरे की रोटी खा ली, बाजरा है, कहीं पर रागी है, कहीं पर मकई है, जवार है, ये जो बहुत ज़्यादा गेहूँ चावल खाते हैं ना, ये अच्छा नहीं है आरोग्य के लिए, खास करके अर्थराइटिस के लिए भी। तो मैं जिनको अर्थराइटिस है उनसे कहूँगा कम से कम वो रागी बाजरा इसी का ज़्यादा सेवन किया करें, और हो सके तो एलोवेरा मेथी हल्दी आदि की सब्जी, नहीं तो कम से कम मिक्स दाल और मिक्स सब्जी ये तो ज़रूर ले लिया करें। और ये 100 बार तो मैं रोज़ करने के लिए बोलता हूँ, तो रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा हमने बना दिया है। लोग इंडिया टीवी देखते देखते भी हमारे साथ साथ ऐसे धीरे धीरे करते करते 100 बार तक पहुँच गए हैं। तो अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो एक तो मंडूकासन पवन मुक्तासन तो करें, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें, दूध दही का सेवन करें। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई तो दूध में हल्दी से डाल दी तलाक्षादी गुलगुल, नहीं तो न्यूट्रीला बोन हेल्थ, और सबसे अच्छा मुक्ता शक्ति मोती पिष्ट पेट को भी अच्छा कर देती है, और हड्डियों को एकदम फौलादी बना देती है, मजबूत बना देती है। और यदि सुबह सुबह कोई मेरी तरह से गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन 1 चम्मच पी ले, तो जिंदगी में हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं होगी, मांसपेशियाँ नहीं कमज़ोर होंगी, और पूरा शरीर ऐसे चमकेगा फर्स्ट क्लास। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे। और फिर भी ज़्यादा दर्द हो गया तो हल्दी मेथी सौंफ थोड़ा अजवाइन अश्वगंधा मिला करके, अथवा वातारी चूर्ण, अथवा एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना साहब, ये रस पी लो, हड्डियाँ तो एकदम फांस क्लास। नहीं तो 80% लोगों को कोई ना कोई शरीर में दर्द रहता है। ये जोड़ों का दर्द, इसके नाम अलग अलग है, किसी को कोई बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, कोई कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को कहते हैं, कंधों में दर्द कोई कहता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी के मणकों में। और अब तो ये इसके ना ये वर्जन है आर इफेक्टिव CRP ANA AVN HLP 27, और अब तो ये ऑटोइम्यून डिजीज के अंतर्गत आ गए हुसैन भाई। ये अर्थराइटिस को ऑटोइम्यून डिजीज कहने लगे। अब बताओ, अब भाई अपने ऑटो मोड पर ले आओ योग से बॉडी को, तो सारी ऑटोइम्यून डिजीज खत्म हो जाएगी। लेकिन आपका वाला आहारचर्या और योगचर्या का लोग पालन करेंगे तो नस नाड़ियां मजबूत रहेंगी, अर्थराइटिस की दिक्कत नहीं होगी, और जो डाइजेशन है वो तो इतना मजबूत हो जाएगा कि स्वामी जी आप कहते हैं ना लक्कड़ पत्थर सब हजम, वो वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी आंतें कमजोर हो जाएं तो अल्सराइटिव कोलाइटिस का भी खतरा बढ़ जाता है। ये अल्सराइटिव कोलाइटिस क्या है और कितना खतरनाक ही साबित हो सकता है? दर्शकों को एक बार फिर से समझाइए कि इससे कैसे बचा जाए। इसमें जब आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और फिर आदमी मानता तो है मिर्ची, मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड, ये अनहेल्दी फैट्स और चीनी, ये सब खा खा करके ना आंतों में अल्सर हो जाते हैं, आंतों में घाव हो जाते हैं। उनसे किसी को मुंह से खून की उल्टी, तो किसी के लैट्रिन के अंदर फिर जो है खून निकलने लगता है। ये ज़्यादा लैट्रिन काली काली होने लगे ना, वो भी इस बात का लक्षण है। कई बार तो चलो ऐसी साग सब्जियां खा ली जिसमें लैट्रिन काली हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन ये काली काली लैट्रिन होना ज़्यादा, तो समझ लेना खून का धीरे धीरे रिसाव बढ़ रहा है और आंतों से धीरे धीरे ब्लड इतना लीकेज हो जाता है, कई बार तो लोगों की मौत तक हो जाती है, इतना खतरनाक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो पेट में गुड़गुड़ होना, अब इसको नाम अलग अलग दे दिए हैं लोगों ने, आम संग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस, IBS, ये नाम अलग अलग है। लेकिन ये आम संग्रहणी है, आंतों की कमजोरी के बाद
जब हम मिर्च मसाले और अनहेल्दी फूड खाते हैं तो और हमारे शरीर के हेल्दी बैक्टीरिया जो करीब 2 किलो के करीब होते हैं अपने शरीर में, कहता हूँ 2 चम्मच से लेकर के 200 ग्राम दही सबको खाना चाहिए, और वो भी ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए तो जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे दही जमाया और वो 10 बजे तक जम जाता है, अथवा सुबह 7-8 बजे दही जमाया और 12 बजे तक जम जाता है, अथवा शाम को जमा दे ना, शाम को कम जामुन डाला करें और ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए दूध। तो फिर अभी गर्मियों में, अभी तो गर्मियाँ आ चुकी है, तो दही के अंदर थोड़ा इसबगोल ले लिया, उबला हुआ सेव, उबला हुआ जो है सेव के साथ थोड़ा सा ये केला, और इसको भी उबाल सकते हैं अभी तो स्टीम करके ना, बेल, उबला हुआ बेल, और बेल का पाउडर भी ले सकते हैं, इतना अच्छा होता है कोलाइटिस के लिए। और जो आंतों से खून रिसने लगता है ना, तो कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी कहरवा पिष्टी 10-10 ग्राम ले ले। ये कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, इसमें कामदुधा मुक्ता शुक्ति ले लिया तो इससे पित्त का प्रशमन हो जाएगा। और स्फटिका भस्म 5 ग्राम, स्फटिका भस्म और फिटकड़ी की भस्म होती है, और उसको जब ऐसे शहद के साथ खिला देते हैं, अथवा अनार के जूस के साथ, अथवा सौंफ के पानी के साथ, या एलोवेरा के में मिला करके, तो अंदर के साथ, और उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच हनी भी घाव को भरता है, अंदर के घाव भर जाएंगे, ये कोलाइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत लोग इससे परेशान है। 2 ही सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है पेट के लोगों को बड़े रूप में जो प्राण घातक है, एक कोलाइटिस और एक कब्ज ऐसा है, उसके लिए लोग तमाम तरह के लैक्सेटिव्स लेते हैं, और एलोपैथी के लैक्सेटिव्स के साथ साथ आयुर्वेद में जो रोज, अब मैं किसी चूर्ण का नाम नहीं बोलूँगा, सारे देश में चूर्ण बेचने वालों की चूर्ण चटनी, मतलब आयुर्वेद को बदनाम कर दिया, चूर्ण चटनी है, और उसमें पंचकार चूर्ण, कोई ये चूर्ण कोई वो चूर्ण, रोज खाओ और एकदम फ्रेश हो जाओ, फिट हो जाओ, ऐसे बढ़िया बढ़िया लुभावने से विज्ञापन देते हैं। पेट साफ करने वाला चूर्ण रोज कतई नहीं खाना चाहिए, अधिकतम त्रिफला की अनुमति है। और जो पेट साफ करने वाले चूर्ण में 2 चीजें हो, एक सनाय पत्ती और सेंधा नमक, वो तो आपको कभी अपवाद रूप में खा लिया तो ठीक है, स्वामी जी साइकिल पे बिक रहा है चूर्ण, नहीं तो आपको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस तय है और किडनी तक खराब होने की संभावना है। उसमें भोंपू लगाए रहते हैं, ये सनाय पत्ती और सेंधा नमक ज्यादा खाया था। और जो प्रचार की आप बात कर रहे हैं वो मैंने सुना कि जो मजा नहीं ससुराल जाने में वो मजा है, तो इस तरह के बड़े अच्छे प्रचार लोग कर रहे होते हैं और वो डिब्बे में रख करके चूरन बेच रहे होते हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, आईबीएस भी कोलाइटिस का ही नतीजा होता है। तो आईबीएस के जो मरीज हैं वो अंदर से एक तरह से खोखले हो जाते हैं। आईबीएस इतना खतरनाक है और लोगों में ये माना जाता है कि आईबीएस का इलाज स्वामी जी सिर्फ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में ही है। तो स्वामी जी क्या ये वाकई बात सच है कि नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए आईबीएस को खत्म किया जा सकता है? और इसमें एक चीज और करें, एक तो 3 चीजें बंद करनी पड़ेगी। चीनी, दूध, 1 चम्मच भी दूध पिया तो पेट में गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। दूध 1 चम्मच भी नहीं पीना, 1 गिलास तो भूल करके भी नहीं। घी 1 चम्मच भी नहीं खाना, थोड़े दिनों के लिए घी बंद, दूध बंद, केवल दही की अनुमति है। वैसे रात को हम दही मना करते हैं, लेकिन आईबीएस, कोलाइटिस ये सब होने पर आप रात को भी दही जो खट्टा ना हो ले सकते हैं, एक बात। दूसरा, पिंडली दबाने के साथ साथ ये भी एक पॉइंट है, इसको दबा लिया एक। और दूसरी बात, मिट्टी पट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये पेट के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, अथवा ठंडे और गर्म पानी से, एक तेज गर्म पानी और फिर एकदम आइस वाटर, उससे लिया ऐसे और निचोड़ा, पहले ऐसे रखा। इसको हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं। ठंडे गर्म से सिकाओ, आंतों में सूजन आ जाता है, उसके लिए पुनर्नवारिष्ट भी देते हैं, और उसके लिए पुनर्नवादि बंडू, पुनर्गृत, ये औषधि वाहन दी हैं, भूमियावना, पुनर्नवा, मकोई का सेवन कराते हैं। और ये मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर उसके लिए जबरदस्त है। नहीं तो ऐसे गीला कपड़ा पेट के ऊपर ऐसे लग लिया करे, ऊपर से सूखे कपड़े से उसको बांध लिया करे। आधा घंटा ऐसा रखने से पुरानी कब्ज, कोलाइटिस, आईबीएस ये ठीक हो जाती है और आंतों की सूजन पूरी खत्म हो जाती है। आंतों की सूजन को अब अंग्रेजी में कहते हैं आंतों में इन्फ्लेमेशन आ गया। हेल्दी बैक्टीरिया
अंदर वाले कम हो गए और अनहेल्दी बैक्टीरिया इतने बढ़ जाते हैं, फिर वो गैस, कब्ज, एसिडिटी, आंव संग्रहणी और ये जो आप बोल रहे हैं ना कोलाइटिस, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसका स्ट्रेस से भी बड़ा गहरा संबंध है। कुछ लोगों को इतना स्ट्रेस होता है, कहीं किसी फंक्शन में जाना हो, किसी इंटरव्यू के लिए जाना हो और यहाँ तक कि किसी बड़े एग्जाम के लिए जाना हो, तो अचानक पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और उनको बार बार पेशाब और दस्त लग जाते हैं। ये अनार तो इसके लिए औषधि बताई, कुटजारिष्ट कुटज घनवटी पहले बता चुका, अब तो हमने एक नई औषधि बना दी इसके लिए, कोलोग्रीट, रेडीमेड में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। और ये बड़ी आंत की दिक्कत है ज़्यादा मेरे भाई, तो वहीं जा कर के दवाई घुलती है, खुलती है, उससे पहले खुलती भी नहीं, उसको इसी तरह से बनाया गया है। तो कोलोग्रीट भी सुबह शाम 2-2 खा लिया और धीरे धीरे कपालभाति करें, बहुत जोर से कपालभाति नहीं करें, तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। स्वामी जी, पेट को तो शरीर का पावर हाउस कहते हैं और इसमें गड़बड़ी मतलब पूरी बॉडी की जो टेंशन है वो बढ़ जाती है। और बात जब आंत में परेशानी की हो तो मैं ये भी बता दूं कि इंटेस्टाइन में वीकनेस की वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी भी होती है। स्वामी जी, अब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों को इस रोग से निजात दिलाने के लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? ये तो नाम भी लेना बड़ा ऐसे मुश्किल लोगों के ना इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है ना? है। स्क्लेरोसिस, इसके लिए उनको इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और फिर इसका असर हमारे हड्डियों से लेकर के मसल से लेकर के नर्वस सिस्टम पर होता है, और ये फिर हमारी चमड़ी ऐसे हार्ड हो जाती है, ऐसे भी मारे ना तो ऐसे टनाटन बजती है जैसे किसी लोहे पर आप हाथ मार रहे हैं। और ये एक मिक्स रूप होता है हमारे सप्त धातुगत हमारे पूरे ताने बाने का गड़बड़ होने का, और इसमें वात, रक्त और माने स्किन की भी प्रॉब्लम, हड्डियों की भी प्रॉब्लम एक साथ हो जाती है। इसके लिए 1 चम्मच हम गोधन अर्क देते हैं और साथ में नीम घनवटी देते हैं, ये अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं। और जैसे मैंने कहा, योगचर्या को दिनचर्या बनाने के साथ अपने आहारचर्या में जो सादा खाना है, माने जो पहले जैसे बोला जाता था भाई दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो देखो ये जितने भी खाने पीने में गड़बड़ घोटाला हो रहा है ना, ये सारी दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड को तो बंद करना पड़ेगा। और बच्चों का दरअसल डाइजेशन, चाहे जेनेटिकली भी लोगों के अब आते हैं लीवर कमज़ोर होने, तो भी बच्चे कुछ तो झेल लेते हैं, लेकिन बाद में तो ये सब होने ही वाला है। इसलिए सबको अपने दिनचर्या में योगचर्या को और सम्मिलित करके अपने आहारचर्या को ठीक करना बहुत जरूरी है। सुबह नाश्ता बहुत हल्का लें, दोपहर का खाना चबा चबा करके खाएं, शाम को भी पुनः हल्का आहार लें। इस तरह से अपनी दिनचर्या को बनाएंगे। और यदि आपने इंटरमिटेंट उपवास करना शुरू कर दिया तो पूरा अंदर का शरीर ना अपने आप को संवार लेता है। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। शरीर अपने आप में ही बहुत बड़ी उसके अंदर हीलिंग पावर होती है, बस आप उसको अवकाश दें, इसी का नाम उपवास है। क्या बात है, शरीर को मौका दीजिए, फिर देखिए वो कैसे कमाल करता है। लेकिन ये मौका देने को आप तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्या 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 डाले चले जा रहे हैं शरीर के अंदर। खैर स्वामी जी, देखिए आंतों में परेशानी बढ़ जाए तो सिर दर्द, स्किन की प्रॉब्लम, हेयर फॉल जैसी दिक्कत भी होने लगती है, नींद तो डिस्टर्ब हो ही जाती है। तो ज़रा इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन भी बता दें, स्किन का, बालों के झड़ने का, और नींद भी ठीक से आए। हाँ, जब पेट गड़बड़ होता है तो स्किन प्रॉब्लम होती है, लीवर गड़बड़ है और स्ट्रेस है तो स्किन पर ऐसे दाने उभरने लगते हैं, कई तरह के उपद्रव, फिर सोराइसिस, एक्जिमा, और पूरे शरीर से अलग अलग प्रकार के, किसी को ड्राई स्किन, किसी को, और बहुत तरह के उपद्रव स्किन के ऊपर उभरते हैं। इसमें हम महामंदिष्ट, अध्यारिष्ट, खदिरारिष्ट, प्रडर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, गोधन, अर्क, कायकल्पटी, नीम घनवटी आदि भी देते हैं। तो
ये सब उपद्रव ना हो इसके लिए एलोवेरा और आंवले का जूस पी लिया करें। और हाँ, एलोवेरा स्किन के ऊपर भी लगा लेते हैं हम तो। एलोवेरा, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, ये सब थोड़ा उसमें गुलाब फूल आदि भी मिला देते हैं। स्किन तो इतनी अच्छी हो जाती है, आप देखिए हमारे शरीर पर आपको एक भी दाना नहीं मिलेगा। और फिर कोई ना तो हमदर्द की साफ़ी पीने की जरूरत पड़ेगी और ना, और अचानक कहते हैं अंदर खून में गड़बड़ी आ गई। अरे खून में गड़बड़ी नहीं, खून से तो गड़बड़ी अभिव्यक्त हो रही है, वो गड़बड़ी है आंतों की। तो आंत ठीक कर लेंगे तो खून में गड़बड़ी नहीं आएगी। फिर बात रही स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस के लिए अनुलोम विलोम जो कर सके, शीर्षासन और सर्वांगासन जो मैंने पहले बताया वो करे। बादाम, अखरोट, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये सब सुबह सुबह 1 चम्मच पी लिया करें। ब्रेन और नर्वस सिस्टम की, स्किन की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, बादाम रोगन या गाय का घी 1 चम्मच लेने से ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मस्तिष्क के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ गायत्री मंत्र का जप। और वैसे भी किसी भी रूप में आप भगवान को याद करते हैं, उस खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी, गुडवाई गुरु, अकाल पुरुष परमात्मा को कोई नमोकार मंत्र, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यव्याणम, कोई रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मेरी बहन ज्योत्सना की बात कही जाती है अध्यात्म में कि कोई किसी गुरु मंत्र ना मिले ना तो वो इस मंत्र का जप कर लेना तो उसके सारे बंधन कट जाते हैं, सब रोग दुख मिट जाते हैं। मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, लोगों को ईश्वर ने मुंह दिया है तो उन्हें लगता है कि हर वक्त या बोलते रहें या खाते रहें। बस यही बड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझ कर बोलिए और बहुत सोच समझ करके खाइए, तो फिर देखिए सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वामी जी अब ज़रा प्राणायाम की महिमा भी बता दीजिए जिससे पेट का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त रहे। तो देखो, ये रसना ना, इसको इंद्रिय द्वय कहा है। हमारे यहाँ पाणी, पाद, पायु, पस, वाक, ये 4 कर्मेंद्रिया, और नेत्र, श्रोत्र और ये त्वचा और घ्राण और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिया। ये अजीब ऐसी है, बोलती भी है तो वाक इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, और स्वाद लेती इसलिए रसना इंद्रिय है। तो ये दोगली है और इतनी शातिर है, 32 दांतों के बीच में रहती है, तब भी अपनी मनमानी करके आदमी का मोटापा बढ़ा देती है, बीपी शुगर बढ़ा देती है, कैंसर तक मौत के मुंह में पहुंचा देती है, और फिर भी चुपचाप बीच में पड़ी रहती है। इसको पता नहीं कि चारों तरफ 32 है, तो अपने जीव को बोले ज्यादा लपर लपर करेगी तो चारों तरफ 32 काट दी जाएगी, इसलिए इसको समझा के रखो। मैं तो कहता हूँ ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम भज, मुखमंडल में पड़ी पड़ी। तो जिसने अपनी रसना और वासना को जीत लिया फिर तो विश्व विजेता हो जाता है। भस्त्रिका से पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। इससे मोटापा, इससे शुगर और कैंसर जैसे रोगों को, ऑटोइम्यून डिजीज को मात दे देती है। इससे इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। कपालभाति ये ना बहुत जरूरी है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस। चलिए स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी ईशा और ज्योत्सना को दे करके हम जरा आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम। अब चूंकि आप मुंबई में हैं, इसलिए आज आपको रामबाण से छूट है, आपको बहुत सारे काम करने जाना मुझे खबर है। तो स्वामी जी अब बारी है योग पंचायत की। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं शहर शहर से, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। वडोदरा गुजरात से ये तस्वीरें आई हैं, पूरा परिवार योग कर रहा है, सोफे पे बैठ के भी योग हो रहा था। हिसार हरियाणा से ये तस्वीरें आई हैं। वडोदरा गुजरात से एक और वीडियो आया योग पंचायत का, पार्क में योग चल रहा है। सीहोर मध्य प्रदेश में एक परिवार के 5 सदस्य योग कर रहे हैं। यहाँ भी एक परिवार छत के ऊपर योग कर रहा है। माउंट आबू राजस्थान। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, जो विजेता हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। तनुश्री हैं वडोदरा गुजरात की, ये बनी है आज विजेता। तनुश्री के लिए जोरदार तालियां स्वामी जी।
बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर देखिए, महिलाओं के लिए बीच बड़ा जोरदार योग जो अभिनंदन है है। और तनुश्री पॉपुलर हो को रहा है। हम आज योगश्री का भी खिताब दे देते हैं। तो तनुश्री जो है योगश्री बन गई है, योग की श्री, योग का ऐश्वर्य उन्होंने पा लिया है। और अब लगे हाथ, कल का भी चैलेंज हम दे ही देते, बहुत सरल चैलेंज है। ऐसे सीधे लेट करके यूं पैर मोड़े और टखने के पास से पैरों को यूं पकड़ लिया, बीच से यूं उठा दिया और सांस बाहर छोड़ करके पेट को थोड़ा अंदर की ओर खींच लेने से। यह है सेतु बंधा आसन। इससे आपकी मूल धार की स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति जागृत होती है, भीतर का जो त्रिवेणी संगम है वो जागृत हो जाएगा। और इसमें योग का स्नान करके सब रोगों से, दुखों से मुक्त, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और इंडिया टीवी पर ये वीडियो भेजेंगे तो आप पुरस्कार भी पाएंगे, गिफ्ट हैम्पर भी पाएंगे और मेडल भी उनको भेजेंगे। तो इनकी जिंदगी भर के लिए एक यादगार। बिल्कुल। तो सेतु बंधासन का चैलेंज अगर आप सेतु बंधासन सब करें तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ ये अभ्यास कीजिए, वीडियो बनाइए और इंडिया टीवी पर आने का मौका, शानदार मौका होगा आपके पास ये। और उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो स्वामी जी से इनाम भी मिलने वाला है। धन्यवाद स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम।